हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग वांगजी से कहता है कि अब मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। दरअसल बात ये है लंजा कि मेरे पास गोल्डन कोन नहीं है, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे रिसेंटफुल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। सुनते ही लंजा शॉक हो गया था। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे ऐसे देखकर विहिंग उसे चुप कराते हुए कहता है, लंजा रो मत। मुझे डर था कि लोगों को पता चल जाएगा मेरे पास गोल्डन कोन नहीं है, इसीलिए मैं सभी को खुद से दूर कर रहा था। वांगजी कहता है, पर विहिंग कैसे? तुमने कैसे अपनी गोल्डन कोर खो दी? क्या ये वैन जूलियो ने किया था? इस बात पर विहिंग ने नहीं में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं। क्या तुम्हें याद है वैन किंग जो उस टाइम की सबसे अच्छी डॉक्टर थी? जियांग चैंग ने अपनी गोल्डन कोर खो दी थी, इसीलिए मैंने उसे अपनी दी वैन किंग की मदद से। लेकिन उसके बाद ही मुझे वैन जूलियो ने यूरियर माउंट्स में फेंक दिया था। ये बोलते हुए विहिंग की आंखों में आंसू थे और वांगजी अपनी आंखों में उदासी लिए उसे देख रहा था। अब वांगजी कहता है, आई एम सॉरी विहिंग, मुझे ये पता होना चाहिए था या एटलीस्ट थोड़ा आइडिया होना चाहिए था कि तुम रिसेंटफुल एनर्जी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। अब कुछ देर तक वो दोनों साइलेंट रहे। ही वांगजी सोच रहा था, चाहे कुछ भी हो, विहिंग उसकी फीलिंग्स को समझे या ना समझे, विहिंग उसे प्यार करता हो या ना करता हो, वो विहिंग के साथ खड़ा होगा। इस बार वो विहिंग को अकेला नहीं होने देगा। वो हमेशा विहिंग के साथ रहेगा, चाहे उसे विहिंग का सिर्फ दोस्त बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। अब वांगजी बहुत ही हिम्मत करके और अपने गर्म कानों के साथ विहिंग से कहता है, विहिंग, मैं जानता हूँ ये राइट टाइम नहीं है, पर मुझे नहीं पता कि मैं अगर अभी नहीं बोल पाया तो फिर कब बोलूँगा। तो प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। विहिंग भी सीरियस होकर वांगजी को सुनने लगता है। वांगजी ने विहिंग की आंखों में आंखें डाल के बोला, विहिंग, मैं तुम्हें अपने सोलमेट की तरह देखता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी आने वाली पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी बिताओगे? कहते हुए वांगजी के गाल और उसके ईयर्स बहुत ही रेड हो गए थे। ये सुनने के बाद विहिंग का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसकी आंखें ट्यूबलाइट की तरह कभी खुल रही थी तो कभी बंद हो रही थी। ये सब देखकर वांगजी को हंसी आने लगी, क्योंकि विहिंग को चुप देखना एक नॉर्मल बात नहीं है। कुछ टाइम बाद जब विहिंग अपने सेंस में वापस आया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके गाल लाल होने लगे हैं और उसका फेस हॉट होने लगा है। अब विहिंग कहता है, लंजा, मैं भी हमेशा से तुम्हें अपने सोलमेट की तरह देखता हूँ। शायद इस बार हम दोनों कुछ बेटर डिसीजन ले पाएँ। मैं भी अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सब सुनकर वांगजी के फेस में एक सॉफ्ट स्माइल आ गई, जिसे देखने के बाद विहिंग फिर से स्पीचलेस हो गया, क्योंकि वांगजी को मुस्कुराते हुए विहिंग ने पहली बार देखा था। फिर से उन दोनों के बीच में साइलेंस आ गया। वांगजी फिर से उन दोनों की कप में चाय डालता है। चाय पीने के बाद विहिंग कहता है, तो अब हम क्या करेंगे? मैं फिर से अपनी गोल्डन कोड नहीं खोने वाला। मुझे इस बार तुम्हारे और अपने सेक्ट को जलने से बचाना है। मुझे अंकल और आंट लू को बचाना है, सीजे और उनके हस्बैंड को भी। मैं इस बार कुछ भी खराब होने नहीं दे सकता। तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस बात पर वांगजी कुछ देर के लिए साइलेंट रहा। अब वांगजी कहता है,
हमें शादी कर लेनी चाहिए। से तुम अपनी सेक्ट से अलग हो सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। इस बात पर विहिंग थोड़ा सोचता है और कुछ देर के पॉज के बाद वो पूछता है, पर तुम्हारे अंकल क्या हमारी मैरिज के लिए अग्री करेंगे? विहिंग की इस बात पर वांगजी ने कहा, हमारी सगाई हो गई है। ये पूर्वज लैन ली के सामने कहते हुए शर्म के मारे वांगजी के कान जल रहे थे। सुनते ही विहिंग शॉक हो गया था। अब वो चौंकते हुए कहता है, लंजा, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या हम पहले से एंगेज थे? मैं कितना स्टूपिड हूँ, मुझे लगा कि तुम म्या म्या को पसंद करते हो। ये कहने के बाद विहिंग चकल करने लगा। इस बात पर वांगजी ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, मैंने म्या म्या को पसंद नहीं किया था। वांगजी का फेस देखकर विहिंग की हंसी छूट गई। तभी विहिंग कहता है, हाँ लंजा, अब ये मुझे पता है, पर अब ये बताओ कि हम करेंगे क्या? वांगजी कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, पर हो सकता है तुम्हें पसंद ना आए। अब विहिंग उससे पूछता है कि आइडिया क्या है। तब वांगजी ने उसे कहा, हम दोनों अपनी सेक्ट से अलग हो जाते हैं, पर उससे पहले हमें उसको मजबूत करना होगा। तुम तालिस्मान बनाने में माहिर हो। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। जो कुछ पहले हुआ है ये जानते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात पर वहिंग थोड़ा सोचने लगा और सोचते हुए अपनी नोच को रब करने लगा। वहिंग कहता है, हाँ मेरे पास कुछ तालिस्मान हैं, पर हम जाएंगे कहाँ? और वॉर का क्या जो होने वाली है? वांगची कहता है, तुम पहले भी ब्यूरियल माउंट में रह चुके हो, तो हम वहाँ रहेंगे। हम अपनी सेक्ट से अलग होकर इस वॉर में काम करेंगे। हो सकता है हम वैनकिंग को भी मनाएं और उसे उसके परिवार को यहाँ से कहीं सेफ जगह में ले जाने को कहें। हम थोड़ा खोजबीन करें तो हम उनके लिए ब्यूरियल माउंट से ज़्यादा सेफ जगह ढूंढ सकते हैं जहाँ वो अपना गांव बसा सकें। वांगजी की इस बात पर विहिंग ने कहा, सही कहा, हमें लेक्चर ख़त्म होने से पहले ही ये सब प्लान करना होगा, एक प्रॉपर प्लान, क्योंकि मुझे इस बार अपनी फैमिली और वैन क्लैन को मरने नहीं देना है। विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू लंजा। जिस पर वांगजी कहता है, हम दोनों के बीच में थैंक यू और सॉरी की कोई जगह नहीं है। क्लासरूम में जो भी वैन कुरेन ने विहिंग के साथ किया था उस बारे में लैन सिचैन ने भी सुन लिया था और साथ ही में वांगजी के बिहेवियर के बारे में भी। लैन कुरेन ने जो भी विहिंग के साथ किया वो सिचैन को भी पसंद नहीं आया था। मानता है कि विहिंग थोड़ा शरारती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अंकल उसे टारगेट करें। लैन सिचैन सोच रहा था, वांगजी ने अंकल को रूल्स के बारे में याद दिलाकर सही किया। साथ ही में वांगजी ने ये भी सुना था कि वांगजी विहिंग को कहीं और ले गया है, क्लासरूम से बाहर। इसीलिए वो भी जिंगशी की ओर आया था। इससे पहले कि वो जिंगशी का दरवाज़ा खटखटाता, उसने विहिंग और वांगजी की बात सुन ली थी। वो जानता है कि किसी की बात सुनना सही बात नहीं है, पर उन दोनों के बीच में चल रही कॉन्वर्सेशन से वो क्यूरियस और कंफ्यूज हो गया था। इसीलिए वो उन दोनों की बातें सुनने लगा। लेकिन उसकी दिल की धड़कन उस वक्त रुक गई जब वांगजी ने कहा कि उन दोनों को अपने सेक्ट से अलग होना होगा। इस बात पर लैन सिचेन कंफ्यूज हो गया था और डर गया था कि वांगजी उनके सेक्ट से अलग क्यों होना चाहता है। उसने ये भी सुना कि विहिंग अपनी गोल्डन कोर खो चुका था और साथ ही में ये भी कि उसका छोटा भाई शादी करना चाहता है, वो भी इस नटखट वुशान से। सुनने के बाद वो हंगशी की ओर चला गया। वो सोच रहा था कि उन्हें इन दोनों लड़कों से बात करनी होगी कि आखिरकार चल क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर जियान चैंग था जो गुस्से में उबल रहा था, ये सोचकर कि उसके भाई को सेकंड लैंड मास्टर कहाँ ले गए। उसका दिमाग खराब हो रहा था ये सोचकर
कि कहीं उन्होंने उसके छोटे भाई को हर्ट किया या उसे मार दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहीं वो सोच रहा था कि विहिंग वांगची के साथ इतनी आसानी से चला भी गया। उसे विहिंग पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था बस ये एक बार आ जाए तो वो विहिंग की टांगें तोड़ देगा। लेकिन उन दोनों को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, जिससे जियान चैंग अब वरीड होने लगा। वहीं दूसरी ओर हुईशांग था, जो अपने पंखे को घुमाते हुए क्लाउड रेसेस में घूम रहा था। कुछ देर पहले क्लासरूम में जो भी हुआ वो अभी भी उसके दिमाग में चल रहा है। वो सोच रहा था जिस तरह से सेकंड मास्टर ने अपने अंकल से बात करी, पक्का विहिंग और वांगची के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन वो उन दोनों के बीच में अपनी टांग नहीं घुसाना चाहता। उसे इतना तो पता चल गया था विहिंग और वांगची के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे बहुत कुछ बदलने वाला है। जिस तरीके से सेकंड मास्टर ने विहिंग से माफ़ी मांगी और अपने अंकल से लड़ गए, ये कोई मामूली बात तो नहीं। जानता है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था कि उसे ये नहीं पता कि उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। ये बात उसे फ्रस्ट्रेट कर रही थी। जी विहिंग को न जाने कहाँ ले गया था। ये बात भी उसे खाई जा रही थी, क्योंकि वांगजी और विहिंग काफ़ी देर से लापता थे। उसे लग रहा था कि क्लाउड रेसेस में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो दोनों प्राइवेटली बात कर सकते हैं। तभी उसे याद आया कि ये वांगजी का रूम होगा, जहाँ किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। तभी वो सोच रहा था ऐसे या वैसे वो पता लगा ही लेगा कि आखिरकार बात क्या है।